Hello everybody. Let's continue our topic, the nucleus. In my last lecture, I had explained you a lot about natural radioactivity. मैंने नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के दौरान जो न्यूक्लियर फिनोमेना है, केमिकल रिएक्शन है, वह लिखी थी, वह बताई थी, और साथ में ढेर सारा न्यूक्लियर मैथमेटिक्स समझाया था, ढेर सारी इक्वेशंस लिखवाई थी, ढेर सारे ग्राफ्स बनवाए थे. Now let's continue the topic with application part of that phenomena, application of natural radioactivity. Application of natural radioactivity. One of the most interesting application of natural radioactivity is aging. We also call it dating. We will find maximum number of numerical problems over it. और मैं क्लास में यह एजिंग या डेटिंग प्रोसेस को ही डिस्कस करूंगा, किस तरह से हम नेचुरल रेडियोएक्टिविटी को इस एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एजिंग? हमें जमीन की खुदाई के दौरान, ड्यूरिंग एक्सकैवेशन प्रोसेस, वी फाउंड सम फॉसिल. हमें कोई पुराना कोई अवशेष मिला, कोई फॉसिल मिला. अब एकदम से हमारे दिमाग में आता है कि यह फॉसिल कितना पुराना है. यदि वह किसी लिविंग क्रिएचर का है तो वह कोई जानवर है तो वह कब मरा होगा, कब दबा होगा, कितना पुराना है. फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, दे आर द टू टाउन्स. मोहनजोदाड़ो कहीं पंजाब के आसपास है, हड़प्पा कहीं गुजरात में है. इन जगह पर जब खुदाई करी गई तो जमीन के नीचे मिट्टी के बर्तन मिले. खुदाई के दौरान वहां पर कुछ ऑर्नामेंट्स मिले. वहां पर एक पूरा बसे हुए, जैसे कि एक पूरा कोई एस्टैब्लिश्ड टाउन रहा होगा, ऐसे वहां पर कुछ निशान मिले. एकदम से जो सवाल दिमाग में आता है, आखिर यह सब चीज वहां पर मिली है, इसका मतलब पहले वहां पर कभी इंसान रहे होंगे, वह इन चीजों को इस्तेमाल करते होंगे, उन्होंने वहां पर कोई नगर बसाया होगा, और वह नगर, वह जो सिटी है, वह जो टाउन है, ओवर द पीरियड दब गया. तो कितने समय पहले वहां पर सिविलाइजेशन होती होगी? जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, कितने समय पहले यह पिरामिड्स बनाए गए होंगे? जैसे कहते हैं गुजरात में समुद्र के किनारे, जब समुद्र में हम गोता लगाते हैं तो वहां पर समुद्र के अंदर एक टाउन दिखता है. बिल्कुल साफ दिखता है कि यह टाउन किसी समय जमीन पर रहा होगा और काफी अधिक बसा हुआ रहा होगा. एकदम से सवाल दिमाग में आता है कि किस तरह से यह समुद्र में डूब गया होगा, किस तरह से यह पानी के अंदर चला गया होगा. और फिर हम रिलेट करते हैं इस चीज को महाभारत से. महाभारत में श्री कृष्ण ने जिक्र है कि उसने द्वारका नगरी बसाई थी, और वो जो द्वारका का जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो वह भी गुजरात के ही किनारे रहा था. और वहां पर यह भी जिक्र करा गया है कि द्वारका नगर श्री कृष्ण ने बनाई, और उन्हीं ने यह भविष्यवाणी करी कि यह द्वारका नदी अब डूब जाएगी, और उनने सभी नगरवासियों को वहां से
मूव करवा दिया और वाकई में वह नगरी डूब गई। अब चीजें रिलेट होती हैं, हमें वहां पर डूबी हुई नगरी भी दिख रही है, हमें कहानी भी दिख रही है। इसका मतलब काफी अधिक पॉसिबिलिटी है कि वह जो गुजरात के समुद्र में, गुजरात के किनारे जो समुद्र है, वहां जो नगरी दिख रही है वो निश्चित श्री कृष्ण की द्वारका ही रही होगी। कितने समय पहले वह नगरी डूबी, कितने समय पहले वह टाउन समुद्र में डूबा, कितने समय पहले वह जमीन पर रहा होगा, कितने समय पहले वहां पर जनता रहती थी, उससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाभारत काल क्या रहा होगा। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज डेटिंग और एजिंग। हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया में हिमालयन माउंटेन रेंजेस का बनना, हिमालयन माउंटेन रेंजेस कोई ऐसा नहीं है कि जब से अर्थ एग्जिस्टेंस में आई है तब से है। इनफैक्ट एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना हुआ, उस फिनोमेना में हिमालयन माउंटेन रेंजेस बने। कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहले एशिया से अलग होता था, ये कहीं अंटार्कटिका का टुकड़ा रहा होगा और ये काफी ठंडा प्रदेश रहा होगा, ठंडा जमीन रही होगी, पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई, और यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ और यह ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट करने लगा, बहने लगा, और बहते हुए यह एशियन कॉन्टिनेंट से आकर टकराया, और उस टकराने के दौरान, उस फिनोमेना के दौरान वहां फॉल्ट्स बने और जमीन में उभार आया, और वही उभार आज के समय में हिमालयन माउंटेन रेंजेस के रूप में देखते हैं। आखिर यह फिनोमेना कितने समय पहले हुआ होगा? इसी तरह से जैसे गल्फ कंट्रीज में जमीन के नीचे ढेर सारा पेट्रोलियम जो हमें मिलता है, क्या यह पेट्रोलियम अनंत काल से, क्या तब से है जब से अर्थ एग्जिस्टेंस में नहीं आई? ऐसा नहीं है। हमने लेबोरेटरी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर पेट्रोलियम को सिंथेसाइज करके देख रखा है। कैसे? यदि हम ये जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, इन्हें एक बॉक्स में भर दें, वहां से ऑक्सीजन पूरी तरह से हटा लें, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर इसको कंप्रेस कर दें, हाई टेम्परेचर लगा दें, देन ओवर द टाइम पीरियड उसका डीके हो जाता है और वह क्रूड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही क्रूड पेट्रोलियम जो गल्फ कंट्रीज में जमीन के नीचे मिलता है। कुछ इसी तरह से निश्चित गल्फ कंट्रीज में पेट्रोलियम बना होगा। द थ्योरी सेज दैट एक समय जहां आज हम गल्फ कंट्रीज देखते हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, बहरीन, इन सब जगह पर घने जंगल रहे होंगे, 100-100 फीट ऊंचे पेड़ और इतने घने जंगल कि वहां कोई, मतलब बड़े बड़े जानवर भी एंटर नहीं कर पाते होंगे। और वह घना जंगल किसी ज्योग्राफिक फिनोमेना, किसी फिजिकल फिनोमेना के दौरान जमीन के नीचे दब गया होगा, और जब वह घना जंगल जमीन के नीचे दब गया तो वहां से ऑक्सीजन कट ऑफ हो गई, हाई प्रेशर डेवलप हो गया, हाई टेम्परेचर डेवलप हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वह पूरा जंगल क्रूड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। इनफैक्ट द थ्योरी सेज दैट कि यह जो हिमालयन माउंटेन का बनना और गल्फ कंट्रीज में पेट्रोलियम का बनना, ये दोनों फिनोमेना शायद एक साथ हुए हैं। पहले कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि ये जो चाइना है, ये जो रशिया है, जो आज के समय इतना ठंडा दिखता है, यह ठंडा नहीं रहा होगा। दे यूज्ड टू बी द ग्रीन ग्रास लैंड एंड दे यूज्ड टू बी द पैराडाइज फॉर दोस एनिमल्स, डायनासोर्स, ब्रोंटोसोर्स, टायरानोसोर्स। उस एरा में, डायनासोर का जो एरा था, उस एरा में चाइना और रशिया ये पैराडाइज हुआ करते होंगे। दे वर ग्रीन ग्रासलैंड, यहां पर
बेहतरीन वेदर और क्लाइमेट रहता होगा। चाइना में मैक्सिमम डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, यूरोप में मैक्सिमम डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में काफी अधिक मिलते हैं। और उस समय ये जो गल्फ कंट्रीज रही होंगी, ये बहुत घना जंगल रहा होगा, इतना घना जंगल कि शायद इनमें डायनासोर्स अंदर इनको पेनिट्रेट भी नहीं कर पाते होंगे। और उस समय इंडिया एंटार्क्टिका से शायद जुड़ा हुआ रहा होगा, और ये बेहद ठंडा, इसके ऊपर 100-100 मीटर बर्फ ढकी रहती होगी। ध्यान रहे, इंडिया में कोई डायनासोर का फॉसिल ज्यादा नहीं मिले हैं अभी तक तो। और यह इंडिया एंटार्क्टिका से अलग हुआ, टूटा, अलग होकर टूटकर बहता हुआ ये एशिया से टकराया, और उस टकराने वाले फिनोमेना में इतना जबरदस्त ज्योग्राफिकल चेंजेस के दौरान पूरे गल्फ कंट्रीज के सारे जंगल जमीन के नीचे दब गए और वही पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए। और इसी टकराने के दौरान एशिया और इंडिया ये जहां टकराए, जो जंक्शन है, उस जंक्शन पॉइंट पर बड़े बड़े फॉल्ट्स बने, जमीन में उभार आया और वही हिमालयन माउंटेन रेंजेस बने। इस तरीके से कहा जाता है कि गल्फ कंट्रीज में पेट्रोलियम का बनना और नॉर्थ इंडिया और चाइना के बीच में हिमालयन माउंटेन रेंजेस का बनना, ये एक साथ हुआ। और इस फिनोमेना के बाद जबरदस्त क्लाइमेटिक चेंजेस हुए। चाइना जो पहले पैराडाइज हुआ करता था वह बेहद ठंडा हो गया, और इंडिया जो बेहद ठंडा था वो पैराडाइज हो गया। आज यहां का वेदर जो है बेस्ट है। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के फिनोमेना कब हुए होंगे, कितने लाखों या करोड़ों साल पहले हुए होंगे, इस बात को डिटरमाइन करना, दैट इज टर्म्ड एज एजिंग। मैं right now I am delivering this lecture from Indore. Indore is said to be in Malwa Plateau. हम मालवा प्लेट्यू पर खड़े हुए हैं, इंदौर इसी पर है। और मैं इस रीजन के बारे में बताऊं तो इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। हमारे मालवा प्लेट्यू में जो सरफेस पर जो मिट्टी दिखती है वह काली मिट्टी है। अमेजिंगली, इंटरेस्टिंगली, ये आसपास मालवा प्लेट्यू के बाहर चले जाएं, इंदौर, उज्जैन, इस मालवा रीजन के बाहर चले जाएं, तो जो मिट्टी है वो पथरीली है, लाल मिट्टी है, सिलिका है, वह अलग तरह का है। और जबकि सिर्फ इसी रीजन में लगभग 50 और 100 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो रीजन है, इस रीजन में मिट्टी काली है। और खास बात, ये काली मिट्टी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गहराई तक है। जब हम इधर इंदौर में खुदाई करते हैं, व्हेन वी गो फॉर एक्सकेवेशन, ये सॉफ्ट मिट्टी भी है, we'll find this black soil up to the depth of 8 to 10 feet. 8 से 10 फीट की गहराई तक ये काली मिट्टी मिलती है। और फिर उसके बाद जो हमें मिट्टी मिलना चालू होती, जो पत्थर मिलना चालू होता है, वो बिल्कुल वैसा ही है जो बाकी चारों तरफ हमें दिख रहा है। इस बात को देखकर यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस रीजन में, मालवा प्लेट्यू में, ये जो ब्लैक सॉइल है, ये कोई हमेशा से नहीं रही है। हमेशा से तो जमीन वैसी ही रही है जैसी आसपास है। ये ब्लैक सॉइल की तो लेयर ऊपर जम गई है किसी न किसी ज्योग्राफिकल फिनोमेना के दौरान। अब थ्योरी दी गई, थ्योरी देने के साथ में कुछ कैलकुलेशंस, एक्सपेरिमेंट करे गए, रेडियो एक्टिविटी के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए, और यह पाया गया कि 4.5 लाख साल पहले, 4.5 लाख साल पहले इस मालवा प्लेट्यू पर, इस इंदौर, उज्जैन, इसके आसपास कोई जबरदस्त ज्वालामुखी फटा होगा। इट मस्ट बी, देयर मस्ट बी अ वॉल्केनिक इरप्शन, एंड ड्यूरिंग दिस volcanic eruption enormous amount of lava was ejected out. इस ज्वालामुखी के फटने के दौरान ढेर सारा लावा जमीन से बाहर आया होगा, और जो चारों तरफ पूरे मालवा प्लेट्यू में ये जितना भी 100, 200, 250 स्क्वायर किलोमीटर जितना भी है यह एरिया,
इसमें पूरा यह लावा फैल गया होगा और यह लावा लगभग 8 से 10 फीट ऊंचाई तक फैल गया होगा। इतना जबरदस्त ज्वालामुखी फटा होगा। और यह लावा जब ठंडा हुआ तो यही ब्लैक सॉइल बना। वही ब्लैक सॉइल हम जमीन पर देखते हैं। इट्स अ वेरी मच एलुवियल एंड फर्टाइल सॉइल, खेती के लिए जबरदस्त है और इसीलिए इस जगह पर डिफरेंट टाइप का क्रॉप होता है। सो दिस थिंग्स, जो हमने जान लिया कि 4.5 लाख साल पहले यह फिनोमेना हुआ। दिस इज डन बाय द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। मैं इसी फिनोमेना को, इसी बात को आज के लेक्चर में सबसे पहले समझाता हूं। इनफैक्ट इसके बाद जैसे जैसे हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सारी बातों को सुनना समझना बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के द्वारा जो हम एजिंग या डेटिंग कर रहे हैं, मेजरली इट्स डन बाय 2 मेथड्स। फर्स्टली बाय कार्बन डेटिंग and the second method is by uranium dating. कार्बन डेटिंग ये वहां पर अप्लाई करा जाता है जहां पर फिनोमेना कुछ 1000 साल के दौरान में हुआ हो। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल या 20,000 साल या 50,000 साल, इस रेंज में यदि फिनोमेना हुआ हो तो हम कार्बन डेटिंग इस्तेमाल करते हैं। मगर यदि हम किसी ऐसे फिनोमेना, ऐसी एज निकाल रहे हैं जो लाखों करोड़ों साल के रेंज में है, तो वहां पर फिर यूरेनियम डेटिंग का कंसेप्ट अप्लाई करा जाता है। मैं सबसे पहले कार्बन डेटिंग समझाता हूं। देखिए, इन आवर नेचर वी हैव गॉट 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। हमारे सराउंडिंग में, नेचर में कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, C12 and C14. C12 is a stable isotope of carbon, while C14 is radioactive isotope of carbon. यह C12 तो स्टेबल है, इसे किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि C14 रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, यह डीके होता है। और यह जो C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन है, इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज 5770 ईयर्स। years, we mean to say किसी भी जगह पर जो C14 है, यदि हम C14 रेडियो एक्टिव सैंपल लें तो 5770 साल में C14 की जो संख्या है वह आधी रह जाएगी। 1 हाफ लाइफ के बाद उसकी संख्या आधी रह जाएगी। 2 हाफ लाइफ बीत जाने के बाद, मतलब कुछ 11,000, 11,500 साल बीत जाने के बाद C14 आइसोटोप 1/4 रह जाएगा। इसलिए इसका मतलब हर 5770 साल में C14 आइसोटोप्स आधे रहते जाएंगे। मींस इसका जो डीके कांस्टेंट है वह 0.693 अपॉन 5770 पर ईयर्स होता है। अब खास बात, नेचर में C12 और C14 का जो रेशो है यह फिक्स है। C12 और C14 का रेशो 10⁻12:1 के रेशो में है। C12 के यदि 10⁻12 एटम है तो C14 के
एक एटम वहां पर जरूर होगा। और यह फिक्स क्यों है मैं यह भी बताता हूं। इनफैक्ट अपर एटमॉस्फेयर में सन से आने वाली जो कॉस्मिक रेस है, वह कॉस्मिक रेस जब भी नाइट्रोजन एटम से टकराती हैं तो अपर एटमॉस्फेयर में फ्री न्यूट्रॉन्स भी हैं। यह न्यूट्रॉन्स और नाइट्रोजन कंबाइन करके रेडियो एक्टिव C14 बना देते हैं। कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है, मैं लिखता हूं, नाइट्रोजन 714। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है और अपर एटमॉस्फेयर में फ्री न्यूट्रॉन्स है। यह फ्री न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन से टकराते हैं, सन से आने वाली कॉस्मिक रेस को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन into C14 and they themselves gets converted into hydrogen. इस तरह से अपर एटमॉस्फेयर में C14 कांस्टेंट रेट से बन रहा है। दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट रेट। यह C14 इस तरह से बन रहा है। इस फिनोमेना के होने से एक फायदा कि कॉस्मिक रेस अपर एटमॉस्फेयर में ही नाइट्रोजन के द्वारा एब्जॉर्ब हो गई। यह कॉस्मिक रेस अब अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाएंगी और इसी वजह से हम जीवित हैं। मान लीजिए यह फिनोमेना नहीं हो रहा होता तो यह कॉस्मिक रेस एब्जॉर्ब नहीं होती, और यदि यह एब्जॉर्ब नहीं होती तो यह अर्थ सरफेस तक आती। यदि अर्थ सरफेस तक आती तो हमसे टकराती और ऐसी स्थिति में हमारा जीवन संभव ही नहीं था। इन दैट केस अर्थ पर लाइफ होती ही नहीं। अर्थ पर लाइफ होने की वजह यह एक रिएक्शन भी है, क्योंकि इसी रिएक्शन के द्वारा सन से आने वाली कॉस्मिक रेस अपर एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है और नाइट्रोजन यह काम कर रहा है। इस काम को करने के दौरान C14 बन रहा है। हाइड्रोजन तो वहीं अपर एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, जबकि यह C14 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी। यह C14 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, और यह कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है यह हैवी होगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के मुकाबले हैवी होगा, और इस मॉलिक्यूल के हैवी होने की वजह से यह मॉलिक्यूल अपर एटमॉस्फेयर में जो बना है यह धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें C14 है यह धीरे धीरे करके अर्थ सरफेस पर आ जाएगी। अब अर्थ सरफेस पर आने के बाद यह भाई जितने भी लिविंग बीइंग्स है, जितनी भी लाइफ है, इट मे बी एनिमल लाइफ, इट मे बी प्लांट लाइफ, ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस दे यूज्ड टू कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेरिक एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से प्लांट एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो इस रेडियो एक्टिव कार्बन वाले कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करेंगे। जानवर या तो उस प्लांट को सीधा खाएंगे, हम हैं भाई सब्जियां फल खाते हैं तो प्लांट में जाने वाले कार्बन को हम खाते हैं, और कार्निवोरस हुए तो भाई दूसरा जानवर एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा। तो किसी ना किसी तरह से जो भी जीवित है
वो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को रन करने के लिए कुछ कंज्यूम करते हैं, और जो भी कुछ हम कंज्यूम करते हैं, जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, जिससे भी हम एनर्जी डिराइव करते हैं, वह सब ऑर्गेनिक है, और वह सब अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ही बनाए। इस तरह से जब तक जानवर जीवित है, जब तक पेड़ जीवित है, जब तक उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, तब तक वह कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते रहने से जीवित पेड़ में या जीवित जानवर में एनीथिंग दैट इज लिविंग, उसमें C14 और C12 का यह रेशो हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। मैं जीवित हूं, मेरे अंदर जितना भी ये फैट से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सब ऑर्गेनिक है, कार्बन के बने हुए, और इस कार्बन में C12 और C14 का यह रेशो मेंटेन्ड है। कोई पेड़ जो हरा भरा है, कोई जानवर जो जीवित है, उसमें C12 और C14 का यह रेशो मेंटेन्ड है हमेशा। मगर जैसे ही जानवर को मार दिया जाता है, जैसे ही पेड़ को काट दिया जाता है, उसके अंदर होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस के बंद हो जाने से वह कुछ भी कंज्यूम करना, कुछ भी एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। अब उसके अंदर रेडियो एक्टिव कार्बन उसकी बॉडी के अंदर जाना बंद हो गया, क्योंकि उसने खाना पीना बंद कर दिया, पेड़ ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद कर दिया। यदि पत्ती टूट गई, कोई टहनी टूट गई, कोई फल टूट गया, तो अब उसमें फर्दर कोई ग्रोथ नहीं होगी, और उसमें अब C14 का जाना बंद हो गया। मगर यह जो C14 है, इसका रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस यह होता रहता है। यह जो रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है, जिसकी हाफ लाइफ है 5770 साल, इस तरह से यह डीके होता है। इट वंस अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड it emits beta particle along with a gamma ray, and this gamma ray is harmless. इससे कोई नुकसान नहीं होता है, खास बात इसकी कोई खास एनर्जी नहीं होती है। एक हार्मलेस गामा रेस के साथ यह जो रेडियो एक्टिव कार्बन है, यह एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है और दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से नेचर में नाइट्रोजन का बैलेंस भी बना रहा, कार्बन नाइट्रोजन से कार्बन बना और कार्बन दोबारा नाइट्रोजन में बन गया। इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है, ये जो एक नाइट्रोजन है, ये जो एक न्यूट्रॉन है, यह न्यूट्रॉन अपर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, और अर्थ सरफेस पर यह एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, साथ में गामा रे। और ये जो रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है, यह चलता रहता है। अब जानवर के मार दिए जाने के बाद, पेड़ के काट दिए जाने के बाद, अब उसमें इस रेडियो एक्टिव कार्बन की संख्या कम होने लगेगी। 5770 साल में वह आधी रह जाएगी। बस यही हमारे कार्बन डेटिंग का आधार है, यही हमारे कार्बन डेटिंग का बेसिस है। हम क्या कहेंगे, जैसे मैं जो एग्जांपल बता रहा था कि द्वारका, हमें गुजरात में समुद्र में, गुजरात के किनारे समुद्र के नीचे हमें एक नगरी बसी हुई मिली है, और हमने उस नगरी को द्वारका के रूप में समझा है कि शायद वह द्वारका ही है। और अभी पूरी तरह से यह रिसर्च चल रही है, यह बात समझने की कोशिश चल रही है कि यह द्वारका कब समुद्र में समाई होगी, कब यह डूबी होगी। यदि हमें यह पता लग जाए कि यह नगरी कब डूबी है, तो शायद हम महाभारत काल को समझ सकेंगे
कि कितने समय पहले कौरव और पांडवों का वह युद्ध हुआ होगा, कितने समय पहले श्री कृष्ण रहते होंगे, कितने समय पहले वह द्वारका होगी। अब इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि समुद्र की गहराई में जाएंगे, वहां जो नगर है जो है वहां तक जाएंगे गोताखोर, और वहां से कोई ऐसी चीज लेकर आएंगे जो लकड़ी की बनी हुई हो, जो पहले कभी जीवित रही हो। वहां पर कोई लकड़ी का बना हुआ बर्तन, लकड़ी का बना हुआ पात्र, यदि ऐसा कोई बर्तन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर लकड़ी का बना हुआ कोई औजार, उस समय खेती में इस्तेमाल करा जाने वाला कोई लकड़ी का औजार, कोई हल यदि वहां पर मिल जाए, तो ऐसा हम लकड़ी का औजार लेकर आएंगे। उसे ऊपर लाकर, नाउ व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले तो हम एक जो जीवित पेड़ है, जो आज हरा भरा है, उस पेड़ से हम 1 ग्राम लकड़ी का टुकड़ा काट लेंगे, और उस 1 ग्राम लकड़ी के टुकड़े में हम यह देखेंगे, इन दैट 1 ग्राम पीस ऑफ वुड विल सी हाउ मेनी रेडियोएक्टिव C14 एटम्स आर देयर, हाउ मेनी रेडियोएक्टिव C14 एटम्स आर देयर। और फिर हम क्या देखेंगे कि वह जो हम खुदाई करके या जो समुद्र की गहराई से जो हम लकड़ी लेकर आए हैं, उसमें से हम 1 ग्राम लकड़ी ले लेंगे, 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम पीस ऑफ वुड, और उसमें हम देखेंगे कि उसमें यह रेडियोएक्टिव कार्बन कितने हैं, और फिर उस आधार पर हम यह समझेंगे कि यह पेड़ कितने साल पहले काटा गया होगा। हम ये अज्यूम करेंगे कि जैसे ही पेड़ को काटा गया होगा, वैसे ही उसका कुछ ना कुछ औजार बना लिया गया होगा, और वैसे ही उसको इस्तेमाल करा जाता रहा होगा, और इस तरह से हमें यह समझ में आएगा कि वह द्वारका कितने समय पहले समुद्र में डूबी। जो हम फाइनली एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, हम कहते हैं इफ n naught is number of radioactive C14 in fresh wood, and n is number of radioactive C14 in aged wood, then age of that would be given by time equal to 2.303 upon lambda log of n naught by n। हम इस तरीके से लिख सकेंगे, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव कार्बन इन फ्रेश वुड, जो आज के समय जीवित है, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव कार्बन इन एजेड वुड। यह रेशियो हम लेंगे n नॉट अपॉन n, इस एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे जो हमने नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन लिख रखा है, और इस तरह से हमें एज ऑफ वुड पता लग जाएगी। एज ऑफ वुड मतलब उतने ही समय पहले वह नगरी शायद डूबी रही होगी। हम यह भी लिख देते हैं, यदि हमें नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव कार्बन की जगह हम एक्टिविटी ऑफ कार्बन इन एजेड सैंपल, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं ऊपर लिखता हूं, इफ माइनस dn by dt naught is activity in fresh sample, and minus dn by dt is activity in aged sample,
कई बार नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव कार्बन गिनना बहुत मुश्किल होता है, बताना बहुत मुश्किल होता है, मगर एक्टिविटी ऑफ सैंपल मेजर करा जा सकता है। एक्टिविटी ऑफ सैंपल कैसे मेजर करेंगे? जो अभी अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी, C614 gives you N714 plus beta particle and gamma radiation। यह मैंने डीके प्रोसेस लिखा था। इस डीके प्रोसेस में ये जो गामा रेडिएशन एमिट हो रही है, इस गामा रेडिएशन काउंटर बनाए जा सकते हैं। गामा रेडिएशन काउंटर बनाए जा सकते हैं जो कि यह काउंट करते हैं कि कितनी बार इसमें से गामा रेडिएशन एमिट हो रही है। कोई सा सैंपल लिया और उसमें हमने गामा रेडिएशन डिटेक्टर हमने एक लगा दिया उसके सामने, और वह गामा रेडिएशन डिटेक्टर यह डिटेक्ट करेगा कि इसमें 1 सेकंड में कितनी गामा रेडिएशन एमिट हो रही है। 1 सेकंड में जितनी गामा रेडिएशन डिटेक्ट हो रही है, जितनी गामा रेडिएशन एमिट हो रही है, उतने ही C14 वहां पर डीके हो रहे हैं। सो दैट इज द एक्टिविटी ऑफ दैट सैंपल। हम फ्रेश वुड लेकर उसकी एक्टिविटी देख लें, और हम जो एजेड वुड है उसकी एक्टिविटी देख लें, और हम अच्छी तरह से जानते हैं माइनस dN/dt नॉट इज लैम्डा n नॉट एंड माइनस dN/dt इज लैम्डा n। इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर दें, सो माइनस dN/dt नॉट अपॉन माइनस dN/dt इज इक्वल टू n0/n। तो इस n0/n को मैं रिप्लेस कर सकता हूं और यह भी लिख सकता हूं एज ऑफ सैंपल इज 2.303 बाय लैम्डा इंटू लॉग ऑफ एक्टिविटी इन फ्रेश सैंपल अपॉन एक्टिविटी इन एजेड सैंपल। हम इस तरीके से एक्टिविटी को मेजर करके एक्टिविटी, फ्रेश एक्टिविटी अपॉन ओल्ड एक्टिविटी का रेशो लेकर इस तरह से भी हम एज ऑफ सैंपल डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बन डेटिंग। I would say solve 2 or 3 numerical problems over it and you will learn it। आपको यह चीज बड़ी आसानी से समझ में आएगी। अब मैं आपको समझाता हूं another concept of dating or aging and that is uranium dating। Please note it down। Now मैंने जो कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट बताया है, since C14 have got half-life of nearly 5700 years, तो कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट जनरली वहां पर बहुत इफेक्टिव रहता है जहां पर हमें जिसकी एज डिटरमाइन करनी है वह 1000, 2000, 5000 या 10,000 या 20,000 साल के रेंज में हो। यदि एज 1000 साल से कम हो, 100-200 साल के रेंज में हो, तब भी कार्बन डेटिंग फेल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर समय बहुत ही कम हो गया, इतना कम टाइम इंटरवल फिर प्रॉपरली रीड नहीं हो पाएगा। और यदि एज 20-25 हजार साल से ज्यादा हो, तब भी कार्बन डेटिंग एक्यूरेट नहीं होगा, तब भी वहां पर काफी अधिक एरर होंगी, क्योंकि वो फिर एज काफी ज्यादा हो गई। इनफैक्ट 1 लाख साल से ऊपर में कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट काम आएगा ही नहीं। जहां प्रोसेस की या जो एज हमें डिटरमाइन करनी है वह लाखों या करोड़ों साल में हो, वहां पर फिर हम इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम डेटिंग। अब यूरेनियम डेटिंग का कंसेप्ट बताता हूं। As I told you, during natural radioactivity, uranium 235
it ultimately gets converted into lead 207. यह मैंने नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज, जो 4 तरह की रेडियो एक्टिव सीरीज मैंने डिस्कस कराई थी, वहां यह बात बताया था कि जो यूरेनियम 235 है वह अल्टीमेटली लेड 207 में कन्वर्ट होता है। और इस कन्वर्जन फिनोमेना में this conversion phenomena, this radioactive phenomena have got half life of 4.5 into 10 to the power 9 years. इसकी जो हाफ लाइफ होती है that is 4.5 into 10 to the power 9 years. इतने सालों में यूरेनियम आधा रह जाता है और लेड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स इट हैव गॉट डीके कांस्टेंट ऑफ 0.693 upon 4.5 into 10 to the power 9 years per year. Up. Now what we will do is, जैसे मैं एग्जाम्पल डिस्कस करवा रहा था कि गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल कब बना, ऐसे फिनोमेना की एज हम इस यूरेनियम डेटिंग से डिटरमाइन करेंगे। मालवा प्लेटो पर वॉल्केनिक इरप्शन कब हुआ, कब इधर काली मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कब हुआ, ऐसे चीज का हम जो डिटर्मिनेशन करेंगे वह इसी चीज से करेंगे। नाउ द लॉजिक इज, हम जिसका एज डिटरमाइन करना है, जैसे ब्लैक सॉइल है तो हम ब्लैक सॉइल का एक सैंपल लेंगे। हमने 1 टन ब्लैक सॉइल ले ली, उस 1 टन ब्लैक सॉइल में हम यह देखेंगे कि कितना यूरेनियम है और कितना लेड है। ध्यान रहे, यूरेनियम और लेड की एप्रिशिएबल मेजरेबल क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें टनों से ब्लैक सॉइल लेनी होगी। इट वुड बी इन 1, 2 और 3 और 100 टन माइट बी, तब जाके हमें कुछ मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम मिलेगा। सपोज हमने 1 टन ब्लैक सॉइल ली और उसमें हमें 1 ग्राम तो यूरेनियम मिला और 0.1 ग्राम लेड मिला। 1 ग्राम हमें यूरेनियम मिला और 0.1 ग्राम हमें लेड मिला। ये हमने उस ब्लैक सॉइल से निकाला। अब इस बात को ऑब्जर्व करके अब हम अंदाजा लगा लेंगे कि यह ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कब हुआ होगा, यह जमीन के अंदर से लावा कब बाहर आया होगा और वह कब फैला होगा। हम कहते हैं आज जो हमें यूरेनियम दिख रहा है वह तो यूरेनियम है ही, आज के समय जो हमें लेड दिख रहा है वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान वह यूरेनियम ही रहा होगा। यह सारा लेड वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान यूरेनियम ही रहा होगा और तब से लेकर आज तक इतना यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हुआ है। अब डेटा भले ही ग्राम्स में दे रखा है, मगर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कोई सा भी ऑपरेशन ग्राम्स में नहीं करा जा सकता है, उसको ग्राम एटम्स में और मोल्स में होना चाहिए। हम इसी समय इसको ग्राम एटम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम मीन्स 1/235 ग्राम एटम्स ऑफ यूरेनियम एंड 0.1 ग्राम ऑफ लेड मीन्स 0.1 अपॉन 207 ग्राम एटम्स ऑफ लेड। आज के समय इतने ग्राम एटम यूरेनियम के हैं और आज के समय इतने ग्राम एटम्स लेड के हैं। अब हम कहते हैं आज के समय जो हमें यूरेनियम दिख रहे हैं वह तो n होगा, n would be directly proportional to this। आज के समय जो हमें ग्राम एटम्स यूरेनियम के दिख रहे हैं, there is the number of radioactive uranium that we have right now, और
ओरिजिनली यूरेनियम, इनिशियली यूरेनियम कितना रहा होगा, इनिशियल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स, रेडियो एक्टिव यूरेनियम एटम्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आज जो है वो तो है ही, इसके अलावा आज जो आपको लेड दिख रहे हैं वह भी किसी समय यूरेनियम ही रहे होंगे। आज जो हमें लेड दिख रहा है वह भी किसी समय यूरेनियम ही रहा होगा, तो इनिशियली यूरेनियम इतना होगा। मींस n0 अपॉन n इज 1/235 प्लस 0.1 अपॉन 207 होल अपॉन 1/235, और इस बेसिस पर अब हम एज डिटरमाइन कर सकते हैं। वही एक्सप्रेशन लगाएंगे, t इज इक्वल टू 2.303 बाय लैम्डा लॉग ऑफ n0 बाय n। हम इसी एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे और हमें एज ऑफ ब्लैक सॉइल या फिर एज ऑफ पेट्रोलियम या फिर एज ऑफ एनी और पता लग जाएगा। लैम्डा की जगह पर लैम्डा की वैल्यू लॉग ऑफ n0 की जगह पर 1/235 प्लस 0.1 बाय 207 अपॉन 1/235 this much years. In this manner we apply the concept of uranium dating and determine the age of any ore. कोई सा भी फिनोमेना, कोई सा भी इवेंट जो लाखों या करोड़ों साल पहले हुआ है उसे इस तरह से हम यूरेनियम डेटिंग के द्वारा डिटरमाइन करते हैं। These are all the concept related to natural radioactivity. नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में मुझे जो भी कुछ बताना था वहां ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। इसका जो भी कोई छोटी मोटी चीजें समय के साथ बता दूंगा और चीजों को मैं ऐड करूंगा हाई लेवल पर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक विद द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। मैं मेरे कल के लेक्चर में, आगे के लेक्चर में मैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी समझाऊंगा एंड दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। इन सबको नोट डाउन कीजिए और इसी के साथ वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द स्टडी पैकेज। अब आप मेरा दिया गया स्टडी पैकेज को सॉल्व करना चालू कर दीजिए। मैंने अभी तक आपको सफिशिएंट सब्सटैंशियल कंसेप्ट समझा दिए हैं। जितनी मैंने चीजें आपको समझाई है बहुत अच्छी बात, कुछ चीजें आप भी स्वयं सोच समझ कर डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स को करने की स्वयं से कोशिश कीजिए। जो जो प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बन रहे हैं उनको मार्क करते जाइए। जैसे ही यह चैप्टर फिनिश होएगा आई विल स्टार्ट द डिस्कशन पार्ट। मैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी खत्म करने का पहले आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बेसिक कंसेप्ट समझाने के बाद फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस कराऊंगा और प्रॉब्लम्स डिस्कस कराने के बाद दोबारा मैं थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा इसी न्यूक्लियस की एट वेरी हाई लेवल, एट अ डिफरेंट लेवल। कुछ अलग ही तरह के प्रॉब्लम्स, कुछ अलग ही तरह की सिचुएशन और कुछ बहुत डीप में जाके न्यूक्लियस को समझाऊंगा। तो दैट वुड बी द ऑर्डर। पहले नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, फिर बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, देन लॉट ऑफ डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपके रहेंगे और उन प्रॉब्लम्स के डिस्कशन के बाद फिर हाई लेवल न्यूक्लियस। आज इतना ही करते हैं, कल एग्जैक्टली यहीं से कंटिन्यू करेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के साथ।